सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम इश्यूज़ पर जो है बात करेंगे, बल्कि दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान की सियासत, अंदरूनी सियासत और आइंदा का सियासी मंजरनामा, और दूसरा अफगानिस्तान की सूरत हाल। तो पहले ज़रा पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी मंजरनामा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि PDM ने अभी गुज़श्ता इतवार को कराची में अपना एक जलसा किया, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने राउंड 3 या फेज़ 3 के लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो पकड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद से मुसलसल PDM की सफ़ों में कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। जलसा होता है तो वहाँ पे PDM कहती है कि जी हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम इनकलाब लेके आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट गिराने वाले हैं, गवर्नमेंट मंजूर नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सारे उनके जो जलसे में बयानबाजी थी वो आपने सुन ली। लेकिन जब सवेरे होती है तो शहबाज शरीफ साहब, जो कि एक बड़ी जमात के सदर हैं, वो ऐलान कर देते हैं, PDM की बड़ी जमात PDM में शामिल एक अहम जमात के सदर हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि जी ना तो हमने मज़ाहमत करनी है, ना हमने फाहिमत करनी है, बल्कि हमें 2023 का इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ चाहिए। तो क्या वजह है नून लीग के अपने अंदर जो बयानियों की कन्फ्यूजन है या जो बयानियों का टकराव है, क्या वो PDM की सियासत को भी अपनी लपेट में ले रहा है? क्या PDM रात को कहती है कि जी हम गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं, सवेरे कहती है कि जी हम नहीं, हमें 2023 का इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ चाहिए? तो PDM आखिर करना क्या चाहती है? लॉन्ग मार्च करना चाहती है, धरना देना चाहती है, गवर्नमेंट गिराना चाहती है, या पार्लियामान के अंदर एहतजाज करना चाहती है, पार्लियामान के अंदर की सियासत करना चाहती है, जलसों की सियासत करना चाहती है, या 2023 का इलेक्शन शफाफ चाहती है? चाहती क्या है आखिर PDM? इतनी कन्फ्यूजन आखिर क्यों है? इस पर बात करेंगे, इस पर सवालात करेंगे, और आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या PDM की ये एहतजाज की टाइमिंग दुरुस्त है? क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलप हो रही है, घंटों की बुनियाद पर, बल्कि मिनट्स के हिसाब से जिस तरह डेवलपमेंट अफगानिस्तान की बढ़ रही है, और पाकिस्तान उसका जिस तरह से फॉल आउट का शिकार हो सकता है, या पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसको सामने रखते हुए क्या लोकल पॉलिटिक्स के लिए PDM की टाइमिंग दुरुस्त है? और फिर जिस तरह से डेल्टा का वेरिएंट, डेल्टा वायरस जो है वो फैला हुआ है, तो ये जलसे जुलूस करने ये PDM को चाहिए कि इस तरह के वो जलसे जुलूस करें? फिर मरियम नवाज साहिबा, वो क्यों PDM की जो अमली सियासत है, PDM की जो जलसे जुलूस की सियासत है, उससे क्यों वो मंजरनामे से फ़िलहाल हटी हुई हैं? कराची जलसे में वो नज़र नहीं आई, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, लेकिन जहाँ शहबाज होते हैं वहाँ मरियम नवाज नहीं होती। इसका क्या मतलब लिया जाएगा? इसकी आइंदा की सियासत के मंजरनामे पे क्या असर पड़ सकता है? और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करने की भी जो है वो आज कोशिश करेंगे। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए और एनालिसिस के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन पाकिस्तान के एनालिस्ट आज जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं जी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, वो मौजूद हैं। फिर मेरे साथ हैं जी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं अवैस तौहीद साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सलीम बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू का, डिबेट का मैं आगाज़ करूंगी। आप किस तरह देखते हैं जो PDM का कराची में जलसा हुआ? एक अच्छा पावर शो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जो जलसे में बयानबाजी सामने आई और उसके बाद अगले ही दिन शहबाज शरीफ साहब के जो बयानात सामने आ गए कि ना मज़ाहमत करनी है, ना मुफाहिमत करनी है, PDM के अंदर कन्फ्यूजन है, और नून लीग की कन्फ्यूजन आपको लगता है कि वो PDM को भी ओवरटेक कर रही है? बहुत शुक्रिया आपका गरीदा, आपने बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। मेरी गुजारिश ये है तो कि आपको याद करते रहते हैं बुखारी PDM का साहब, आप ताल्लुक टाइम है, देते रहा करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जहां तक PDM का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से वहां पर एक ही बयानिया चलेगा, वो है नवाज शरीफ का बयानिया। आपने देखा होगा कि उनकी तकरीर का महवर भी कुछ और था, उसका फोकस भी कुछ और था, और उसके ऑब्जेक्टिव भी कुछ और थे। जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, एक पार्टी की हैसियत से PDM में, तो वहां किसी और का बयानिया चलने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब चाहे कुछ कहें या ना कहें या उलट कहें, लेकिन बात वहां वही चलेगी जो अंडरस्टैंडिंग मौलाना फजल रहमान के और नवाज शरीफ के बीच है। एक तो मुझे इसके ऊपर कोई इबाम नहीं है, लिहाजा ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है शहबाज शरीफ साहब वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी उन्होंने की है। लेकिन जो एक बात मेरे ख्याल से PTI की लीडरशिप तवक्को लगा के बैठी हुई है
کہ شہباز اور نواز جو ہیں یہ آپس میں بھڑیں گے اور بالآخر جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ایسا ہوتا نہ مجھے نظر آ رہا ہے اور نہ اتنے سالوں سے ہوا ہے. یہ بات ہم کو پچھلے 10-15 سال سے سن رہے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے. ایک ایم این اے ایک ایم پی ان کا اب تک چھوڑ کے نہیں گیا ہے. یہ پارٹی کی اسٹرینتھ بتاتی ہے. ووٹ بینک ابھی تک نواز شریف کا ہے. لہذا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ والا اگر آپ اسیوم کرنا چاہیں تو شاید درست ہوگا، لیکن ان کی اپنی نہ کوئی رائے ہے اور نہ ان کی بات پارٹی کے اندر چلتی ہے. وہاں صرف نواز شریف کا بیانیہ چلے گا جس کے بہت قریب مریم نواز ہیں. وہ خاموش اس لیے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا یہ شروع ہوا تھا کہ چونکہ دونوں بھائیوں کے بیچ اب دراڑیں پڑ گئی ہیں، لہٰذا ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، جب پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ جی کھوڑے لائن لگایا جا رہا ہے. تو اس لیے ان کو فساد کے طور پر اب سامنے لے آئے ہیں. لہٰذا پی ڈی ایم کا جلسہ ہو یا اور کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو وہاں پر شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے چونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں جو ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے جو پی ڈی ایم، یہ بہت ضروری اس لیے تھا کہ اب یہ باتیں کھلے عام ہونے لگ گئی تھی کہ اپوزیشن شاید جو ہے وہ فضل آؤٹ ہو گئی ہے اور اس تتر بتر ہو کے اس کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب فری لائسنس ہوگا ٹو کل، وہ جو مرضی کریں. دوسری جو گفتگو اہم ہے جس کے حوالے سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ شیخ رشید صاحب کے جو بیانات ہیں کہ جی اگلے 2 سال میں تمام اپوزیشن لیڈرشپ تو جیلوں میں ہوگی، لہذا عمران خان صاحب کے لیے اٹس اے فری ٹکٹ ٹو دا نیکسٹ الیکشن اور وہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ بھی جیت جائیں گے. یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے اس کے 2 حوالے میں دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایسے لگتا ہے جیسے اب فواد چودھری صاحب کی یا بابر وان کی بجائے نیب کے سپوکسمین بن گئے ہیں شیخ رشید صاحب. ان کو یہ پتا ہے کہ کس کس نے جیل جانا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. ایک طرف دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور دوسری طرف حکومت کے اہلکار جو ہیں وہ اس کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے، لیکن بظاہر ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اگر تو پی ڈی ایم انٹیکٹ رہتی ہے اسلام آباد کے مارچ تک اور کسی صورت میں پیپلز پارٹی اس کے اندر واپس آ جاتی ہے تو شاید اس کا کوئی امپیکٹ بنے، ورنہ یہ وہی ہوگا نشستن گفتن برخاستن. یہ پی ڈی ایم ایز سچ اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسی پوائنٹ سے اویس توحید صاحب آپ کے پاس آؤں گی. پی ڈی ایم جو یہ ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے، جو رینیو ہوئی ہے، اس کا کوئی فائدہ، کوئی پولیٹیکل فائدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ جلسے جلوس کی ٹائمنگ آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے؟ کیونکہ پورے اس وقت دنیا کی جو فوکس ہے وہ افغانستان ہے اور ہماری جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے بنا کے اور پھر وہ کوئی بہت زیادہ پریشر بلڈ کرنے والی اپوزیشن بھی نہیں کر رہے. مہنگائی کنٹرول نہیں کروا پا رہے، مہنگائی کے حوالے سے حکومت پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال پا رہے. تو پی ڈی ایم کے ان جلسے جلوس کا کوئی فائدہ ہے گورنمنٹ پہ دباؤ کے حوالے سے اور خود اپوزیشن کو اپنا؟ جی غریدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیونس کے لیے یہ ایک پورے اجتماع ہوا کراچی کے اندر، اور زیادہ تر جو ہے وہ حکومت سے زیادہ پیپلز پارٹی پہ بھی چڑھائی کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح بخاری صاحب فرما رہے تھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب میں کوئی فرق نہ بھی ہو تو ایک پولیٹیکل اسپیس کے ساتھ ایک پبلک اسپیس ہوتی ہے، اور پبلک اسپیس پہ جو آپ پیغام دیتے ہیں لیڈرشپ کی طرف سے اس کے ایک ویٹیج ہوتا ہے ورکرز کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ جو پیغامات دے رہی ہے وہ بہت ہی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. ان پیغامات کے ذریعے پس پردہ جو بھی ان کے معاملات ہوں، بیانیہ کس کا پریویل کرے گا کس کا نہیں کرے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنفیوژن اور قیادت کا بحران بھی لگتا ہے. اور ان پیغامات سے لگتا ہے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کم از کم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اختلاف موجود ہے. جو ایک مفتاح اسماعیل کے استعفے کے صورت میں سامنے آیا، لیکن وہ پھر واپس آ گئے اپنی جماعت کے اندر. لیکن مجھے جو ٹائمنگ لگتی ہے غریبہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو اگر ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جے یو آئی اور نون لیگ نے جو یہ اجتماع کیا ہے اور یہ تحریک کا جو ٹائمنگ چنی ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اور وہ کوئنسائڈ کرتی ہے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے لیے. اور اس کے اندر ہیوی ویٹ کے طور پہ ایمرج ہو رہے ہیں
JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब, और मौलाना फजल रहमान साहब मौलाना समीउल हक की रहलत के बाद, इंतकाल के बाद समझते हैं कि उनके मदारिस का नेटवर्क, उनका देवबंदी फिक्र वो बहुत करीब है तालिबान के साथ, और उस ताल्लुक के साथ, नजरियाती ताल्लुक के साथ वो कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई साथ या खोए हुए ताल्लुक को भी बहाल कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं तो इस पॉइंट को सवाल के तौर पे उठाना चाह रही थी, लेकिन लेटर ऑन, बट आपने चूंकि रेस कर दिया है अवैस तौहीद साहब, तो बता दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बाइस अपनी रेलेवेंस दोबारा हासिल कर रहे हैं, खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट के सामने? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ गरीदा, और मुझे ताज्जुब भी नहीं होगा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी मुस्बत इशारे हों, मनफी नहीं होंगे मुस्तकबिल के अंदर। हाँ। और मुझे ऐसा लगेगा कि आने वाली तकारीर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयानिया है और जो नैरेटिव है वो भी सख्त होगा, और इस इजलास के अंदर जो कन्फ्यूजन हुई उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन खवातीन के ऊपर जो पाबंदी का था वो भी एक इसके साथ ही जोड़ा जा रहा है। 4-6 ऐसे मदारिस हैं गरीदा जिनकी बहुत इज्जत वकार है नज़र में तालिबान के, और मैं समझता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इन उलमा को, इन मदारिस के उलमा को बीच में कहीं रखती तो बहुत कुछ फ़ायदा भी उठा सकती थी, लेकिन वो बात एक अलहदा है। अगर हम सियासी बात करें, और नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल वगैरह उनको जो निशाना बनाया उन्होंने दोबारा इल्ज़ामात का, वो भी इसी वजह से है कि अफगानिस्तान की वजह से कि दुनिया में एक मैसेज ऐसा जाए कि यहाँ पे एक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है। और मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में, कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि बहरान बहुत गहरा है और शायद हमारी आपकी सोच से भी ज्यादा साबित हो अगले आने वाले महीनों में या साल के अंदर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर आप क्या कहते हैं, आपके नज़दीक पीडीएम की रिवाइवल की, रिन्यू होने की, रीएक्टिवेट होने की जो टाइमिंग है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान एस्टैब्लिशमेंट के लिए दोबारा रेलेवेंट हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ सकती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर व्हाट वुड दैट मीन फॉर इमरान खान साहब एंड हिज गवर्नमेंट? देखें गरीदा, बात यह है कि पीडीएम की रेलेवेंस इस वक्त तो इट इज़ अनकॉल्ड फॉर। ठीक, नंबर 1, पहले ही बड़ी मुश्किल से मुल्क जो है इकोनॉमिक रिवाइवल पे आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बहुत सख्त पूरी कोशिश की है कि इसको रेलेवेंट होने की, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की, ख़ास तौर पर जो औरतों को उन्होंने बुलाया, दिस स्पीक्स कि उन्होंने किसको मैसेज दिया है, और साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट को भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि व्हाट ऑल ही कैन डू। जो उन्होंने कहा जी इनकलाब लाएंगे, वहाँ पर इस्लामाबाद में मार्च करेंगे, जो कि बाद में शहबाज शरीफ ने इसको न्यूट्रलाइज किया। तो ये थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट और डेंजरस हैं, ये नहीं होने चाहिए। मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस मौके पे जो उन्होंने बात की है, आई थिंक कि इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट शुड बी वर्किंग ऑन इट कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। इस वक्त जब वहाँ पर तालिबान आ रहे हैं, तहरीक तालिबान भी नो कि व्हाट दे आर डूइंग इन इस्लाम, वहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, यहाँ भी एक एलिमेंट है जो है सिंपथी उनके लिए रखता है। तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, इसको बहुत समझदारी से उसको कंट्रोल करना है। बट ओवरऑल जब एक तहरीक जो होती है, जब वो ऊपर जाती है और वो एकदम डाउन हो जाती है, फिर इसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। और यही मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, जो आई पर्सनली फील फॉर दिस पीरियड, जब तक ये अब इलेक्शन भी जाके डिसाइड होगा। इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब इलेक्शन को सामने रखते हुए एक प्रॉपर नैरेटिव दें, अपना आप प्लान करें, असेंबली को फॉल करें, एंड दे शुड वर्क फॉर दैट ग्रैंड स्ट्रेटजी। ये तो हो गई पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये तो हो गई ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात। मैं सवाल कर रही थी कि क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से एस्टैब्लिशमेंट को आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान की एक दफ़ा फिर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनके बहुत करीबी, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं अफगान तालिबान से, और अफगान तालिबान बहुत इज्जत करते हैं मौलाना फजल रहमान की। फरीदा, यही उन्होंने शो किया है, उन्होंने बताया है कि ही इज़ नीडेड एट दिस टाइम। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने जो अपना, जैसे अपनी शो फोर्स भी की है, हाँ। कराची में भी बताया है, उसके बाद उन्होंने अपनी रेलेवेंस भी बता दी, औरतों को ना बुला के कि ही सो क्लोज टू अफगान तालिबान, और हुकूमत को इसका ज़रूरत भी है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद को। तो मे बी वो उन्होंने ये कोशिश की है और थिंकिंग चल रही होगी कि कैसे इनको रेलेवेंट किया जाए
कैसे इनको डिफ्यूज किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ इनको इस्तेमाल भी किया जाए हालात को ठीक करने के लिए। सलीम बुखारी साहब, सर आप क्या समझते हैं, ये सवाल आपके पास लेके आऊंगी, मौलाना फजल रहमान की जरूरत पड़ सकती है एस्टैब्लिशमेंट को अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए दो चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है इसका कोई भी स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में ना आ पाए। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेने होंगे, पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, पार्लियामेंट को फाल करके अपोजिशन को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से पीटीआई जो है वो इन आइसोलेशन रह के कोई भी इफेक्टिव फैसला कर पाएगी। सर वो तो पार्लियामेंट का हो रहा है ना, ज्वाइंट सेशन 13 सितंबर को तो हो रहा है ना, आप उससे मुतमईन? मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर ना सेशन तो पहले भी होते हैं, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल हो तभी उसका फायदा होता है। वरना जो इजलास हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के देखे, चाहे वो कश्मीर का मसला था, चाहे वो इंडिया का एग्रेशन था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां आना गवारा नहीं किया, इसलिए उसकी हिफाजत भी उतनी ही होगी। अगर संजीदगी से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसला करने की नीयत है दोनों अतराफ से, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, तो यकीनी तौर पर इफेक्टिव फैसले हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा होता कम दिखाई देता है, क्योंकि जहां प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के साथ कुट्टी पर हो, स्पीकिंग टर्म्स तक भी ना हो, वहां कोई इफेक्टिव फैसला हो पाएगा। आई हैव माई रिजर्वेशन नंबर 1। सलीम बुखारी साहब, आपकी बात जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं तो आपका जवाब मुकम्मल लेते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट से, पैनलिस्ट से भी सवाल करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब, बगैर हारिस नवाज साहब और सलीम बुखारी साहब। जी सलीम बुखारी साहब, दूसरी बात यह है कि यहाँ मौलाना फजल रहमान इज नॉट द ओनली फैक्टर जिसकी जरूरत होगी एस्टेब्लिशमेंट को टू न्यूट्रलाइज अफगानिस्तान। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। हमारे यहाँ राइट विंग पार्टीज जो हैं या रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो उनकी लीनिंग क्या है वो आपके सामने है बिल्कुल। अब देखना ये है कि तालिबान जो हैं वो हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि हम अमेरिका के लिए उस किस्म की खिदमात और सहूलियात पेश न करें जैसी हम माजी में करते रहे हैं। सर वो तो हमने कह दिया ना, एब्सोल्युटली नॉट। सर वो तो हमने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अब और क्या? मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, कोई अड्डे वड्डे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं उनमें ये फीलिंग है कि अमेरिका इस इलाके का चौधरी है, उससे बनाए बगैर हम इस इलाके में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसका मतलब आप खुद ही निकाल लीजिए, मैं इससे आगे जाना नहीं चाहूंगा। बड़ी अहम बातें आपने की हैं। अवैस तौहीद साहब, ये बताइएगा कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को अब वो ड्यू तो है, आप क्या समझते हैं कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक वाज़े पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरफ से वाज़े पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आ सकेगी? पार्लियामान का मुश्तरका इजलास काफ़ी होगा कि अफगानिस्तान की जिस तरह से फ्लूइड सिचुएशन है, डे टू डे बेसिस पे तब्दील हो रही है, गवर्नमेंट कब तक तश्कील पा जाती है, हमारे पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से पहले तश्कील पा सकती है, नहीं पा सकती, और वहाँ पर जो एक वैक्यूम है, इन सब चीज़ों को लेके और पाकिस्तान को दरपेश खतरात, आप समझते हैं कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास काफ़ी है या गवर्नमेंट को इसके अलावा भी सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत को साथ लेके कुछ और भी करना चाहिए? अवैस तौहीद साहब। देखिए, अफसोस की बात यह है, और ये बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातें भी और किसी हद तक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी, जो ये रीजनल इश्यूज हैं जो हमें एक बहुत ज्यादा जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अफगानिस्तान में, या और जो हमारे रीजनल इश्यूज हैं उस पर हम कम तवज्जो देते हैं और बहुत ही मायोपिक विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं, अफसोस के साथ। इसमें हम लोग भी शामिल हैं, मैं समझता हूँ। ये सियासी क़यादत देखिए कि कोई इस तरह की उनकी बैठकें नहीं हुई हैं कि जिसके अंदर आपको या मुझे बुलाया हो और कहा हो कि भाई हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के विज़वी अफगानिस्तान ये पॉलिसी होनी चाहिए सियासी और अस्करी क़यादत की, और हम ये समझते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, और कोई लॉजिकल, कोई रीजन एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, चाहे वो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो। और फिर दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चाहिए कि जितने से जितना ज्यादा कंसेंसस ले सकता है, आगे जरूरत भी महसूस होगी खरीदा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है बड़ा जो मसला है वो है अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का, और अफगानिस्तान के तालिबान को 2-3 बड़े मसाइल हैं,
उसके बाद हम बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्या करना है। एक तो ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का कि क्या तालिबान आने वाले दिनों में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे तस्लीम होती है, और जिसके चांसेस नजर आ रहे हैं। दूसरा ये कि क्या वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम ईरान, रशिया और चाइना इनके साथ इंगेज करके और तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे ट्रीट करें। ठीक है, माजी में जो गलतियां की वो हमें न दोहरानी है और न हमें उसकी कीमत चुकानी है। फेयर पॉइंट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं? आपको नजर आती है कि रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेके एक क्लियर स्ट्रेटजी है, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटजी है ब्लैक एंड व्हाइट में, या अभी भी आपको लगता है कि बहुत से ग्रे एरियाज हैं जो कि डे टू डे बेसिस पर जो है जिनको डील किया जा रहा है? और क्या आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में जितनी पोलराइजेशन है, जितनी पोलिटिकल पोलराइजेशन है, खासतौर पर पोलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान, तो ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, आपको लगता है इसका कोई फायदा होगा, इसका कोई पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा? इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ बैठ के, बिलावल भुट्टो के साथ, आसिफ जरदारी के साथ बैठ के अफगानिस्तान का मसला और अस्करी क़यादत को साथ लेके, एतमाद में लेके अफगानिस्तान का मसला, उसका फॉल आउट, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, ये सब डिस्कस कर सकते हैं? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, देखें गरीदा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और ये जो 15 तारीख को या 13 तारीख को इजलास हो रहा है, इट हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर हुकूमत समझदारी से काम करती है और वो इससे पहले ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेती है, उनको बताते हैं कि हमारी क्या पॉलिसी है, व्हाट वी फील इज गोइंग टू हैपन इन अफगानिस्तान, हम उसके लिए क्या व्हाट ऑल वी कैन गिव असिस्टेंस, तो ये बड़ा पर्पसफुल सेशन होगा। इसलिए कि जब असेंबली में जाके बात करते हैं तो वहां पर एक जॉइंट रेजोल्यूशन जरूर आना चाहिए, जिसपे असेंबली का और सेनेट का, कि वो क्लियर बताएं पाकिस्तान के लिए, दैट इज द डिमांड एंड मैंडेट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो वर्ल्ड में इसको रिकग्नाइज भी किया जाता है। वहां ये बताएं जी कि दे वांट के अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, और आई एम श्योर कि 15 से 13 सितंबर से पहले वहां पर इंक्लूसिव पॉलिटिकल एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट भी बन जानी चाहिए, तभी इनको लेजिटिमेसी मिलेगी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए आसानी भी होगी। क्योंकि हमें अफगानिस्तान से बहुत ही जरूरी चीजें करनी है, वहां पर पीस, फ्रेंडली रिलेशंस, इंडिया का डिस्कनेक्ट जो भी हो रहा है, बट वी मस्ट नो कि अमेरिकन जो वहां से गए हैं ऐसे खाली वो छोड़कर तो नहीं चले गए हैं, दे मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, उनके पास वहां पर बहुत इन्होंने अपने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, वहां पर उनके कॉन्टेक्ट्स भी होंगे कि वो, डू यू थिंक कि वो रशिया को, चाइना को बड़े आसानी से यहाँ पर आने देंगे? सो दे विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इतना वेपन, एमुनिशन सब कुछ उनके पास है। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन मौजूद है और जिस तरह से गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है, आपने भी उसका जिक्र किया, गिरफ्तारियों का, वज़ीर दाखिला कहते हैं, वज़ीर इत्तलात कहते हैं जी फलां भी गिरफ्तार हो जाएगा, फलां भी गिरफ्तार हो जाएगा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की बातें बराह रास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले। सो इस एटमॉस्फेयर में जबकि अपोजिशन मुतालबा कर रही थी कि जी आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं अफगानिस्तान के हवाले से, गवर्नमेंट उसको ज़रा हेजिटेट कर रही थी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन लीडर के लिए इस किस्म के बयानात, अपोजिशन के लिए इस किस्म के बयानात। तो इस एटमॉस्फेयर में, इस सिनेरियो में आप समझते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल कंसल्टेशन और नेशनल कंसेंसस पॉसिबल हो सकता है अफगानिस्तान के मामले पे? देखिए, मैं लार्जली एग्री करता हूं जो अवैस तौहीद साहब ने कहा और जो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब हमारा फैसला यह है कि सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देना काफी नहीं है, दैट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, ऑल राइट, लेकिन हमें अब इसको स्ट्रेंथन करना है विद द कंसेंसस इन द पार्लियामेंट और विद यानी एक अप्रोच के साथ हम अगर अप्रोच करेंगे अफगानिस्तान के इशू को, तभी हम इसमें से महफूज सेल कर सकते हैं, वरना हमारी गर्दन फंसी तो फंसी। इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द है, हाँ। उसमें अगर हम कंसेंसस नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा कलेक्टिव लॉस होगा और बड़ी डेवस्टेशन होगी इसकी अगर हमने इस वक्त फेल किया। अवैस तौहीद साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जहां पर इस वक्त तक खबरें हैं कि नया पार्लिमानी साल जो है उसका भी आगाज़ हो रहा है, तो प्रेसिडेंट का एड्रेस भी जो है उसको भी साथ में जो है वो प्लान किया जा रहा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के वक्त पे तो प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद होंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वैसे वज़ीर आज़म साहब नहीं आते तो ये सिग्निफिकेंट होगा क्या वज़ीर आज़म साहब का ना आना कबूल कर लिया जाए? कोई जरूरत है उनकी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आने में? अगर वो नहीं आते ऑल टुगेदर, या अगर वो सिर्फ प्रेसिडेंट का एड्रेस सुन के चले जाते हैं और पॉलिसी स्टेटमेंट वजीर खारजा या कोई और वजीर आकर दे देता है, वुड दैट बी ओके? अवैस तौहीद साहब,
हमारा तो इनके साथ गिला शिकवा यही होता है, जब नवाज शरीफ हुकूमत में होते हैं तो वो भी नहीं आते पार्लियामेंट के अंदर, जब धरना हुआ तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में आए जब खुर्शीद शाह उनका कंधा पकड़ के लेकर आए, बाजू पकड़ के। इसी तरह इमरान खान साहब हैं, गिन लें आप उंगलियों पे कि कितनी दफा आए। कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट को अगर आप वक़्त नहीं देंगे, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन नहीं होगी, तो मेरे आपके मसाइल कैसे हल होंगे, रियासत के मसाइल कैसे हल होंगे। और ये मुश्तरका जो इजलास है इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पार्टीज अपने एक पैटी जो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होते हैं उससे बालातर होके एक पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। मैं समझता हूँ वो रिसर्चर्स को और फ्यूचर के अंदर जनरेशंस को वो याद रहते हैं, और हमें एक होकर मुत्तहिद होकर सियासी भी और अस्करी मुत्तहिद होकर पॉइंट स्कोरिंग के बजाय एक पॉलिसी मेकिंग करें। दुरुस्त। बावजूद इसके कि हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, वो कहती हैं कि दाइश का एज सच कोई मुनज़्ज़म वजूद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि साबिक वज़राए दाखिला जो हैं वो तक कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान में दाइश मौजूद है और उनके सिंपथाइजर्स मौजूद हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान वर्सेस दाइश, उसकी लड़ाई का पाकिस्तान पे क्या फॉल आउट पड़ेगा? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे इस पर मैं कमेंट लेना चाहूँगी। और आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता है कि इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल सही लीड कर रहे हैं अफगान सूरत हाल में, अफगान क्राइसिस में पाकिस्तान को, और इस क्राइसिस में से निकाल सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ क्यों दी है? ब्रिगेडियर हारिस साहब देखें, गरीदा बात यह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी और इनिशिएटिव भी है। हाँ। अगर ये 13 दिन के अंदर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, हाँ। कोई इनके मिनिस्टर प्रोवोकेटिव अननेसेसरी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, लेकिन जो अपने काम करने हैं वो आप करते हैं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी करें, कीप डूइंग, बट व्हाई टू हाईलाइट थिंग्स, डोंट एंटेगनाइज एनीवन। सर, यही तो मेरा सवाल था ना कि जब मिनिस्टर्स कहेंगे जो अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो जाए तो फिर आप पार्लियामेंट में कंसेंसस किस तरह जो है ना वो क्रिएट कर पाएंगे? सो दिस इज व्हाट आई से कि इस वक्त एक एटमॉस्फेयर अच्छी क्रिएट करें, उसके बाद असेंबली में जाके वहां पर ये प्राइम मिनिस्टर शुड सिट, आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड बी सिटिंग देयर, शो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेशन। ये बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान रिलेशंस के साथ, इसलिए वहां पर कंसेंसस डेवलप करके फिर वहां पर एक रेजोल्यूशन लेकर आए, और जिससे पता चले कि पाकिस्तान की पूरी कौम इस मामले में यक ज़बान है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का तो कॉन्टैक्ट है, बट देन दिस इज द टाइम, आई एम श्योर कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही होगी कि नेशनल कंसेंसस हो बिल्कुल, और पार्लियामेंट को फॉलो करना। ये सबसे बड़ी वीकनेस अब ये पीटीआई की है कि उन्होंने नेशनल असेंबली को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सलीम बुखारी साहब, आपका मैं लास्ट कमेंट जरूर लेना चाहूंगी शहबाज शरीफ साहब की नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ पर। ये तजवीज़ कहाँ से आई, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त तक तो इस हवाले से ये समझना चाहिए कि ये उनकी अपनी छोड़ी हुई दरफुंतनी है, क्योंकि इसका ना जिक्र पीडीएम के कहीं है, ना इसका जिक्र कहीं नवाज शरीफ की गुफ्तगू में मिलता है। तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये डूएबल नहीं है। तो ना ही अस्करी क़यादत इस वक्त ये अफोर्ड कर सकती है कि वो किसी एक सिटिंग हुकूमत को घर चलता कर दे और एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात करे। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के आसान हालात हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर हैं कि हम इस तरह के फैसले करें। ये सिर्फ उनकी एक बात हो सकती है, वो ख्वाहिश कह लें उनकी हो सकती है, लेकिन ये डूएबल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, अवैस तौहीद साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्कशन रही पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से और ख़ित्ते के हालात के और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का। एक बार फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ी ज़बरदस्त किताब के हवाले से मुझे आपके साथ एक चीज़ जो है वो शेयर करनी है। सो लेट्स कम बैक आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह। जी, और अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बहुत ज़बरदस्त किताब के हवाले से। अभी हालिया दिनों में ही मार्केट में वो किताब सामने आई है और उस किताब को तहरीर करने वाली, उसकी एडिटिंग करने वाली एक बड़ी ज़बरदस्त खातून शख्सियत हैं, जिनके क्रेडिट पे बहुत से ऐसे कारनामे हैं खातून होने के हवाले से। सहाफ़त में रहीं तो भी उन्होंने पाकिस्तान की सहाफ़त में बहुत दबंग किरदार अदा किया, बहुत लीडिंग किरदार अदा किया। लीडिंग पब्लिकेशंस के साथ एडिटरशिप के बेहतरीन ओहदे पे, और बहुत से सहाफ़ियों की वो उस्ताद रही हैं पाकिस्तान में। इस वक्त जो बड़े बड़े सहाफ़ी आपको नज़र आते हैं उनकी वो उस्ताद रही हैं। सियासत में उन्होंने कदम रखा तो वहाँ पर भी उन्होंने बतौर ख़ातून
बहुत से कारनामे अंजाम दिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तारीख़ में सेनेट की पहली खातून अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब हुई और इस वक्त भी अपने जमात की सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं। और अगर मैं उनके बतौर एक खातून जो उनकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स है अगर वो गिनवाने शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए एक अलग प्रोग्राम हमें रखना पड़ेगा। लेकिन आज के इस सेगमेंट का जो मौसू है वो ये किताब आपके सामने लेके आनी है। ये किताब आप देख रहे हैं जी, इसका टाइटल है वुमेन्स प्लेनिंग और ये तहरीर की है, इसकी एडिटर हैं सेंटर शेर रहमान साहिबा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं। साबिक, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि अपोजिशन लीडर रह चुकी हैं सेनेट में, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं पाकिस्तान की अमेरिका में। इस किताब का जो टाइटल है, इस टाइटल को सुन के इसके बारे में जान के मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरे जहन में बड़े सवालात आए, क्योंकि हम एक टाइटल सुनते हैं, एक टर्म सुनते हैं मैंसप्लेनिंग की, जो कि एक नेगेटिव टर्म है, जो कि इस्तेमाल की जाती है कि ख़वातीन को किस तरह से मैनूवर करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए मर्द अपनी शख्सियत का और अपनी समाजी हैसियत का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैंसप्लेनिंग, जो कि एक नेगेटिव टर्म है। तो वुमेन्स प्लेनिंग जो ये टर्म सेंटर शेर रहमान साहिबा यूज़ कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये मर्दों को दबाने के लिए है? क्या ये ख़वातीन अपनी समाजी हैसियत को, क्या ये कोई नेगेटिव टर्म है? इस पर पूछेंगे सेंटर शेर रहमान साहिबा से। और पाकिस्तान में अफसोसनाक अमर ये है कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, तो उस सिनेरियो में, उस बैकग्राउंड में इस किताब के सामने आने की अहमियत क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेंटर शेर रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शेर रहमान साहिबा। वालेकुम गरीदा, थैंक यू फॉर दैट वेरी जेनरस, आपने बड़ा ही सिद्के दिल से, बड़े खुलूस से इंट्रोडक्शन दिया, बहुत शुक्रिया आपका। एंड यू डिज़र्व इट। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा कि आपकी अचीवमेंट माशाल्लाह, एंड यूर अ रोल मॉडल, यूर अ रोल मॉडल फॉर माई सेल्फ। बहुत सी ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में, दुनिया भर में आप रोल मॉडल हैं। तो आपकी अचीवमेंट्स अगर हम बताना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए सीरीज ऑफ द प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। बट कमिंग टू योर दिस बुक वुमेन्स प्लेनिंग, आपकी इससे पहले भी बड़ी ज़बरदस्त किताबें आ चुकी हैं, खासतौर पर द कश्मीरी शॉल, दैट इज़ माई फेवरेट। बट ये वुमेन्स प्लेनिंग मैंने अभी पढ़ना शुरू की है। तो ये आपने इसका टाइटल ये क्यों रखा है? क्योंकि मैंसप्लेनिंग इज़ अ नेगेटिव टर्म, तो वुमेन्स प्लेनिंग से आपकी मुराद क्या है शेर रहमान साहिबा? थैंक यू गरीदा, इसीलिए मैंने ये टाइटल लिखा कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, किताब को पढ़ें। और पहला मेरा पैरा इंट्रोडक्शन में काफ़ी लंबा वो है, उसमें मैंने लिखा है, ऐसे तो अलग लिखा है लेकिन उसमें मैंने लिखा है कि वुमेन्स प्लेनिंग औरतों की, पाकिस्तान की औरतों की कहानी, उनकी जिद्दोजहद की, अपनी ज़बान में, उनकी अपनी ज़बानी है। अब ये एक नेगेटिव टर्म नहीं है, अगर किसी को बुरा लगता है तो ये इंटेंशन, मैंने ये आते ही लिखा है कि वुमेन्स प्लेनिंग का मतलब है कि हमें अपनी मसाइल, अपनी ज़िंदगी, अपने हुकूक, अपनी तारीख, अपना मुस्तकबिल, अपना हाल, सब कुछ बयान करने का हक है। और हमारे पास ना सिर्फ हक है, हौसला भी है, और वो आवाज़ और तहरीरी हुनर भी है। मैं आपकी किताब से बिल्कुल, जो आपने कहा, आपका जो इंट्रोडक्टरी जुमला है वही पढ़ देती हूँ और उसको फिर आप डिफाइन भी कर दीजिए जो पढ़ने वाले हैं इस किताब के, और मेरी तरह जो बहुत सारे फैंस होंगे इस किताब के, उनको समझने में आसानी रहे। आप कहती हैं कि वुमेन्स प्लेनिंग इज नॉट अ टर्म मैनी विल टेक टू, दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट, क्योंकि मतलब ये है कि देखिए, जो मेरा भी कम से कम तजुर्बा रहा है सियासत में और औरतों की तहरीकों में और औरतों के हुकूक की तहरीकों में, तो मेरी तो सियासत उससे जुड़ी हुई है, चाहे मैं नेशनल सिक्योरिटी पे मेरा काम हो या कहीं और फॉरेन पॉलिसी को, लेकिन सियासत मेरी उसी से जुड़ी हुई है, ख़वातीन के एक्टिविज्म से। और होनी भी चाहिए लेबर के एक्टिविज्म से, ख़वातीन के अपनी अक़लियतों के साथ, ये जो भी वल्नरेबल सेक्टर्स हैं उनके साथ सियासत जुड़ी हुई है। अब मैं खुद औरत हूँ और औरत के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये ज़रूर लिखूं और बताऊं और ये कहानी बयान करूं जो दलेरी की एक दस्तावेज़ पाकिस्तान की औरतों ने एक पूरा लंबा एक जद्दोजहद का एक कैनवस बुना है पूरे मुल्क में, और पूरी मतलब 20-30 साल हो गए हैं ये करते करते, उससे पहले भी।
اور میں نے یہ کتاب شہید بے نظیر بھٹو کو ڈیڈیکیٹ کی ہے جنہوں نے مجھے سمجھایا کہ اپنی آواز اٹھانا کتنا اہم ہے اور خاص طور سے عورت رہ کر یہ کرنا ضروری ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. تو اگر ہم نے جو کام کیے ہیں نا اکثر و بیشتر ہمیں اگینسٹ آل آڈز کرنے پڑتے ہیں اور لوگوں کو اکثر و بیشتر پہلے کھٹکتا ہے کہ آپ نے کیوں آواز اٹھائی، آپ کیوں فرنٹ لائن میں ہیں، آپ کیوں ہماری استانی بنی ہوئی ہیں، آپ کیوں ہماری لیڈر بنی ہوئی ہیں. تو بہت سارے پدرشاہی نظام کو اچھا نہیں لگتا یہ، اور کچھ عورتیں بھی ہیں جو اس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کو بھی نہیں اچھا لگتا، جو دوسری عورتوں کو دباتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کیوں بھائی آپ پیچھے اپنا مقام جو آپ چاہیں گے ہوگا. آپ کا مقام یہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی اور بتائے. آپ اپنی زندگی اپنی مستقبل تراشیں گے اور اگر کسی کو اچھا نہیں لگے تو دیٹس آل رائٹ. ٹھیک ہے جی. بہت زبردست. یہ کتاب کہیں مردوں کے خلاف تو نہیں ہے؟ بیکاز مینس پلیننگ جیسا میں نے کہا کہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے، سو ویمنس پلیننگ مردوں کے خلاف تو نہیں ہے اس معاشرے میں؟ نہیں آپ پڑھیں تو دیکھیں گے اگر مینس پلیننگ عورتوں کے خلاف ہوتی تو وہ ہے، لیکن وومنس پلیننگ جو ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سب کو ساتھ، عورتیں پورے گھرانے کو ساتھ لے کے چلتی ہیں، عورتیں اسے نشو و نما دیتی ہیں. وی آر دا نرچررز ناٹ جسٹ آف فیملیز بٹ آر انٹائر اکانومیز. اینڈ آئی ایم سیئنگ ٹو یو غریدہ کہ کہتے ہیں نا منی میکس دا ورلڈ گو راؤنڈ. نہیں جی نہیں، عورتوں کی وجہ سے آپ کا آسمان قائم ہے، آپ کی زمین قائم ہے، آپ کی فصل قائم ہے، آپ کا گھر اور بار. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں ہم کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے. ہماری سیاست بھی انکلوسیو ہے اور عورتیں جو ہیں، اور میں کم از کم میں نے اس میں بہت سارے مردوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور میرے ساتھ جو کولیبریٹ کیا ہے بہت سارے مردوں نے کیا ہے، چاہے وہ حارث خلیق ہو، بعد میں شروع میں حسن زیدی تھا، زہید رحمان، یہ ساروں نے بہت مدد کی ہے. اور دیکھیے معاشرہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اور معاشرے کو ہمیں اپنی جگہ بنانی ہے اس میں. اور جگہ بنانے کا مطلب نہیں ہے کہ میں پیچھے آپ کو دھکا دوں، مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے بھی جگہ دیں، اور کبھی آج میں جگہ لوں گی، کبھی آپ کر لیں گے اگر ایسا ہے تو دیکھیے مرد اگر اس میں آپ کے کولیبریٹر اور آپ کے ساتھ نہیں چلے، مثلا اگر آپ ایون ریپروڈکٹیو ہیلتھ یا فیملی پلاننگ میں لیں، وہ بھی پروگرامز مردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی فیصلے کرنے والا، ان کا بھی فیصلہ ہوتا ہے گھروں میں، چاہے وہ جتنا بھی پازیٹیو ہو، وہ بھی حصہ دار ہیں گھروں میں، باہر ہر جگہ حصہ دار ہیں. تو ابھی تو آپ وائلنس اگینسٹ ویمن کا پوچھ رہی ہیں، اور یہ ایک بہت منفی اور میں سمجھتی ہوں پریشان کن اور تشویشناک ٹرینڈ ہے. اس کے حوالے سے بھی یہ بھی ایک وجہ ہے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ اس میں یہ 22 عورتوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کسی نے اپنی کہانی سنائی ہے، کسی نے وہ سبجیکٹ، میں نے جیسے کہا کہ آپ لیبر والا لکھیں کہ لیبر میں ہم نے نہیں کیے ہیں ریفارمز جتنے کرنے چاہیے، عورتوں نے بھی نہیں کیا، پارلیمنٹیرینز نے بھی اتنا نہیں کام کیا جتنا ہمیں دوسری چیزوں پہ کیا، وائلنس اگینسٹ ویمن. اور ہمارا کتنا اس میں ہماری اکثر و بیشتر حوصلہ شکنی ہوتی ہے، لیکن ہمیں آگے پھر بھی وہی پتھر اٹھا پھر اوپر لے جانا پڑتا ہے نا. یہ سارے کام کرنے ہیں اور اسٹرکچرل ایشوز کو دیکھنا ہے. آپ اور میں ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، پروٹیسٹ ہوگا، نور مقدم کا کیس ہوگا، وہ مینار پاکستان کا کیس ہوگا، 3 دن بعد چلے گی میڈیا میں، پھر وہ ختم ہو جائے گی. ہمیں اسٹرکچرل، سوشل، کلچرل، یہ سارے پدرشاہی نظام کو دیکھنا ہے کہ یہ کس میں جڑا ہوا ہے، اور پھر اس پہ اجتماعی دانش اپنی اس میں شیئر کرنی ہے آپ سب کے ساتھ. That's right. بہت خوبصورتی سے سینٹر شیر رحمان صاحب آپ اپنی بک کا مقصد اور اس کے پیچھے پیغام کیا ہے وہ پہنچا رہی ہیں اپنے ویورز تک، اپنے ریڈرز تک. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے، اینڈ مینی کنگریچولیشنز اینڈ مینی بیسٹ وشز فار دا سکسیس آف دس بک، جو کہ اس وقت تک بہت زبردست طور پہ پڑھی جا رہی ہے، لوگ اس کو بہت لائک کر رہے ہیں. سو آپ ضرور اس بک کو پرچیز کیجئے، یہ مارکیٹس میں اویلیبل ہے، اور اپنی سوچ کو مزید بہتر کیجئے، تبدیل کیجئے یا بہتر کیجئے، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین سینٹر شیر رحمان صاحب. سو یہ تھا آج کا پروگرام. آئی سی یو انشاءاللہ کمنگ ویک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.